कुछ टिका है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि राजू शेट्टी को केंद्रीय राजनीति में जगह देकर बीजेपी इस पेच को हल भी निकाल सकती है। उधर एनसीपी कांग्रेस के बीच भी सुलह के आसार बनते दिख रहे हैं। क्या 25 साल पुराना गठबंधन टूट जाएगा? क्या शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? तमाम सवाल हैं और महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म है। लेकिन इस बीच क्या कुछ दोनों पार्टियों के बीच हो रहा है, ये बता रहे हैं P7 संवाददाता संजय प्रभाकर। शिवसेना बीजेपी की महायुति यानी कि गठबंधन बना रहेगा, ऐसे आसार लग रहे हैं। आज दोपहर दादर के बीजेपी ऑफिस में शिवसेना के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत के साथ सुभाष देसाई, जो कि शिवसेना के एक सीनियर लीडर हैं, और मिलिंद नार्वेकर, ऐसे और कुछ नेता जो हैं बीजेपी के कार्यालय पहुंचे। वहां पर बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। शिवसेना के इन नेताओं का बीजेपी के कार्यालय तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात है और सकारात्मक पहलू माना गया। और ये माना गया कि शिवसेना का जिस तरीके का स्वभाव है, नेचर है, बिहेवियर है, और ऐसे में जब बीजेपी 130 सीट पर अड़ गई और शिवसेना ने भी कह दिया था कि 119 सीट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं दिया जाएगा, ऐसे में बहुत लग रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा, ऐसे आसार नज़र आ रहे थे। लेकिन शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं से जाकर बातचीत की और अब ये लग रहा है कि गठबंधन बना रहेगा। लेकिन आखिरी फैसला क्या होगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब ये माना जा रहा है कि कल दोपहर तक यानी कि 11 से लेकर 2 बजे के बीच में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। कि अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि शिवसेना 150 सीट पर लड़ना चाहती है, बीजेपी को 130 देगी, लेकिन उस 130 में से कुछ सीट जो है बीजेपी को अपने साथी दल जो महाराष्ट्र में हैं, जो कि महायुति से जुड़े हुए हैं, उनको देना होगा। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि कम से कम जो अंदर भीतरी सोर्स हैं, उनका कहना है कि बीजेपी खुद को 126-27 सीट से कम लेकर बर्दाश्त नहीं करेगी और हो सकता है कि यह मामला बन भी जाए। लेकिन ऐसे में राजू शेट्टी, जो कि महायुति के एक दल के नेता हैं, वो 7 से 8 सीट मांग रहे हैं और अगर उनको सीट नहीं दिए गए तो हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाएं। लेकिन इसका भी विकल्प तैयार हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। ये तैयारी हो रही है कि राजू शेट्टी को मनाया जाए और राजू शेट्टी को कुछ सीट दिए जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इसलिए राजू शेट्टी को, जो कि स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता हैं, उनको केंद्र में एक राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन ये सब कैसे होगा, कब होगा, ये तस्वीर हो सकता है कि कल दोपहर तक साफ हो जाए। ऐसे में एक बात साफ है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पहली बार ये विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है और उद्धव ठाकरे को ये तय करना होगा कि अब बहुत वक्त नहीं बचा है उनके हाथ में और गठबंधन जारी रखते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार लाने के लिए उनको फ़ौरन फैसला करना है, ताकि जनता में जो मैसेज जा रहा है, एक गलत तस्वीर पेश हो रही है, उसको ठीक करना है। साथ ही शिवसेना जो चाहती है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करके महाराष्ट्र में अगर महायुति को ज़्यादा सीट मिली, बहुमत मिली, तो फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी साफ कर चुकी है कि मुख्यमंत्री पद जो है उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो सम्मानजनक सीट बीजेपी को मिलना है वो मिलना चाहिए। लेकिन अब हमें कल तक इंतज़ार करना होगा जब इन सभी बातों से पर्दा उठेगा और दोपहर बाद यानी कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। ऐसे में एक बात साफ है, ये देखने को मिला है कि बीजेपी ने जिस तरीके से एक हाथ आगे बढ़ाया था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अमित शाह ने कहा था कि शिवसेना को एक लचीला रवैया अपनाना चाहिए सीटों के शेयरिंग के मामले को लेकर। बीते 25 सालों में जिन सीटों में लगातार 59 सीटों पर शिवसेना कभी जीत नहीं पाई, उन सीटों के बारे सोचे और उन सीटों को जो हमेशा हारती रही है बीजेपी को दे, वो किस्मत आजमाए। हो सकता है कि महायुति में बीजेपी को इसमें सफलता मिल जाए और इससे पूरे महायुति को ही ताकत मिलेगी।
ऐसे में अब शिवसेना क्या तय करती है, फाइनल डिसीजन क्या होता है, इस बात के लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो पहली बार नेतृत्व कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, हो सकता है कि वो इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएं और गठबंधन बचाते हुए जो है आने वाले चुनाव में ज़ोरदार तरीके से लड़ें। लेकिन इसके लिए हमें कल तक रुकने की ज़रूरत है। और बीजेपी भी जो है शिवसेना के इस बदलते रुख से जो है खुश होती नज़र आ रही है और ये माना जा रहा है कि कल दोपहर सारी बातें साफ हो जाएंगी। मुंबई से सुनील वैद्य के साथ संजय प्रभाकर, P7 न्यूज़। तो 25 साल पुराने गठबंधन को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है और बार बार सीटों पर सुलह की कोशिशें भी जारी है, मगर कोई समझौता होता नहीं दिख रहा। विधानसभा चुनाव में आखिर क्या चाहती है दोनों पार्टियां, ये देखते हैं। हिंदुत्व के पैरोकार बीजेपी शिवसेना का गठबंधन खटाई में है। अब ना तो बीजेपी सुलह के मूड में है और ना ही शिवसेना। 25 साल से चले आ रहे गठबंधन पर आखिर ग्रहण क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हमको महायुति चाहिए और महायुति के लिए हमने कभी भी चर्चा के दरवाजे बंद नहीं किए। केवल हमारा कहना यह होता है कि दोस्त कभी मीडिया के माध्यम से बात नहीं करते, वो सीधे बात करते हैं। हमारी बात मैंने स्वयं सीधे जाके माननीय उद्धव जी ठाकरे इनको कही है। मैं उनके घर मातोश्री पर गया था और भारतीय जनता पार्टी की जो बात है मैंने उनके सामने रखी और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बात है उस पर हम कायम है। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हमने चर्चा कभी भी बंद करने की बात नहीं की। अब बॉल उनके कोर्ट में है, जो निर्णय करना है उनको करना है। बीजेपी चाहती है कि दोनों पार्टियां 135 सीट पर लड़ें और वहीं शिवसेना खुद 151 सीट पर लड़ना चाहती है और बीजेपी को 119 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। हालांकि दोनों ही पार्टियां बाकी की 18 सीट अपने छोटे सहयोगी दलों को देने को राजी हैं। बीजेपी का कहना है कि जिन 59 सीटों पर शिवसेना कभी भी नहीं जीत पाई है, उन पर वो फिर से विचार करे। लेकिन शिवसेना अपनी सहयोगी बीजेपी को लोकसभा चुनाव की दुहाई दे रही है। मतलब ये कि मिशन 272 प्लस के बदले मिशन 150 प्लस पर काम किया जाए। वहीं बीजेपी ये भी चाहती है कि दोनों पार्टियां कभी न जीतने वाली सीटों की अदला बदली करें ताकि क्षेत्र में जीत की संभावना बढ़े, मगर शिवसेना इससे इत्तेफाक नहीं रखती। सबसे अहम तो ये कि बीजेपी जिसकी ज्यादा सीट पर जीत, सीएम पद पर उसका हक वाला फॉर्मूला चाहती है, लेकिन शिवसेना इस पर अड़ी है कि मुख्यमंत्री पद पर उसी का हक है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की महायुति का क्या होगा? क्या कोई सम्मानजनक समझौता निकल पाएगा या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ेगा और दोनों सियासत के अखाड़े में आमने सामने होंगे? संजय प्रभाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज़, मुंबई। उधर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, जिसमें शिरकत करने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गठबंधन को बचाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। कोई सी निर्णय के लिए बैठक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के लिए बैठक है। हमारे स्टेट यूनिट को हमने बुलाया है, तैयारी का जायजा लेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे किस प्रकार से ये चुनाव लड़ा जाएगा, उसके ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे। इसके लिए बैठक बुलाई है। वैसे शिवसेना की शर्त मंजूर नहीं, फिर भी बीजेपी को भरोसा है कि महायुति का मतभेद दूर कर लिया जाएगा। हालांकि जिद अभी भी यही है कि शिवसेना को अपना रवैया नरम करना चाहिए। तय उनको करना है। हम तो चाहते हैं कि महायुति साथ में आगे बढ़े और कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र निर्माण के लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें, कोशिश करें। इस युद्ध में हम महायुति जीतनी चाहिए, भावना है। अब निर्णय शिवसेना को करना है और इसी निर्णय का हमें इंतजार होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2009 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें और कितना वोट परसेंट मिला था। तो 2009 में साफ है कि कांग्रेस सूबे में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी थी। कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के सहयोगी पार्टी एनसीपी को 62 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 46 और शिवसेना को 44 सीटें मिली थी। और वोट प्रतिशत पर नजर दौड़ाएं तो कांग्रेस को 21%, एनसीपी को 16.4%, शिवसेना को 16.3% और बीजेपी को 14% वोट हासिल हुआ था।
तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन कोई नया नहीं है और 25 साल पुराने इस सियासी गठबंधन ने रिश्ते में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। सवाल उठता है कि क्या दोनों ही पार्टियां खुद को एक दूसरे से अलग कर महाराष्ट्र के चुनाव में विजय हासिल कर पाएंगी। शिवसेना बीजेपी गठबंधन में पड़ी दरार सियासी चर्चाओं के बीच में है। कई वजह हैं इसके, लेकिन बड़ी वजह ये कि आखिर सियासत में गठबंधन क्या सीटों के बंटवारे तक ही सीमित होता है। 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी ने 119 और शिवसेना ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 1989 से शिवसेना और बीजेपी के बीच राजनीतिक गठबंधन हुआ और दोनों ही पार्टियों ने 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ लड़ा और विजय भी हासिल की। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी बने, लेकिन तब शिवसेना की कमान सीधे सीधे बाला साहेब ठाकरे के हाथों में थी और वो हमेशा से इस बात पर साफ थे कि वो खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। लेकिन बाल ठाकरे के निधन के बाद अब पार्टी की कमान उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में है और उद्धव ने ये साफ कर दिया है कि वो सरकार में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर है शिवसेना की सियासत करने का स्टाइल भी बदल चुका है, लिहाजा पार्टी की राय भी बदली हुई है। इधर बीजेपी को लगता है कि वो मोदी के नाम पर ही महाराष्ट्र की जनता का वोट बना सकती है, सो बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। शिवसेना की प्रवृत्ति की बात करें तो पार्टी मुंबई और कोंकण तटीय क्षेत्रों में खुद को असरदार मानती रही है, लेकिन 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से उलट रहे, क्योंकि शिवसेना को अपने ही क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। जाहिर है कई पेंच अभी भी फंसे हैं और जहां तक बात चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की है तो उससे भी साफ हो गया है कि अगर बीजेपी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ती हैं तो महाराष्ट्र में इस गठबंधन के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत पाने की हैसियत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, V7 न्यूज। एक वक्त था जब एनडीए का कुनबा काफी बड़ा था, कई राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल थी। बाद में इसमें शामिल दलों की संख्या 3 ही रह गई, जिसमें जेडीयू और शिवसेना शामिल थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के मुद्दे पर जेडीयू के साथ तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बाद में कुछ और दलों की एनडीए में एंट्री हो गई और अब सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना के रिश्तों में खटास आ गई है। सियासी गठबंधन का हिसाब भी बहुत अजीबोगरीब होता है। कौन कब किसके साथ हो और कौन कब किसका विरोधी बन जाए, कहना मुश्किल है। एनडीए की अगुवाई करने वाली बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो पार्टी कभी उसकी दोस्त रही है वो अब दुश्मन बन चुकी है और जो कभी दुश्मन रहे वो दोस्ती निभा रहे हैं। फिलहाल इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले और बाद की बात अगर करें तो उसे सबसे बड़ा झटका दिया जेडीयू ने। कभी बीजेपी की सबसे बड़ी भरोसेमंद रही पार्टी जेडीयू ने पिछले साल नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज होकर साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा 17 साल की दोस्ती झटके में टूटने में देर नहीं लगी और फिर दोनों ओर से एक दूसरे की छिछालेदर का सिलसिला तेज हो गया। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को फूटी आंख देखने के लिए तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले किए गए, यहाँ तक कि साथ के राज भी बेपर्दा होते चले गए। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को नए साथी नहीं मिलने की बात भी गलत साबित होती गई। गुजरात दंगों को लेकर एनडीए का साथ छोड़ने वाली रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एक बार फिर साथ चलने को राजी हो गई। कभी मोदी के नाम से ही भड़कने वाले रामविलास पासवान अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने की दुहाई देकर उन्हीं के बगल में नजर आने लगे और फिर लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के दम पर मिली कामयाबी के बाद रामविलास आज मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। हालांकि चुनाव बाद एक तरफ किसी को ताज मिला तो किसी को मायूसी। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी HJC यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बिश्नोई को उम्मीद थी कि बीजेपी उसे सम्मान देते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई।
यहाँ तक कि हरियाणा जनहित कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। शायद लोकसभा चुनाव में मिली शानदार कामयाबी के चलते बीजेपी कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भर गई और एचजेसी को भाव देना उसने मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा 3 साल साथ चलने के बाद बिश्नोई भी बीजेपी को टाटा बाय बाय कर चले और अब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी शिवसेना की दोस्ती भी नाजुक मोड़ पर नजर आ रही है। तो बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, हमारे साथ तो गठबंधन बुनियादी बात पर टूटा है, लेकिन ये पक्का है, उनके साथ रहकर हमने अनुभव किया है कि वो धीरे धीरे अलायंस भी करते हैं और अलायंस को कैसे छोटा किया जाए फिर समाप्त किया जाए, ये 2 स्टेज उनकी हैं। वो हर एक के साथ होगा, ये हजका के साथ हो गया, अब नंबर है महाराष्ट्र का। जाहिर है बीजेपी से रास्ता अलग होने के बाद जेडीयू उसकी बखिया उधेड़ने का कोई मौका नहीं गंवाती। वैसे एनडीए के कुनबे में बहुत बार उथल पुथल मच चुकी है। कभी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके और इसके साथ ही कई दूसरी पार्टियां उसका हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन सियासी हालात के हिसाब से अब सूरत बहुत बदल चुकी है, लिहाजा रिश्ते भी बदले हालात की तरह ही निभाए जा रहे हैं, जिसकी सबसे ताजा मिसाल बीजेपी शिवसेना के रिश्ते हैं, जो 25 साल के बाद अब नाजुक दौर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। तो एक तरफ बीजेपी शिवसेना के बीच सीटों को लेकर जारी गतिरोध सुलझ नहीं पाया और दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। कई बार बैठकें हुई, लेकिन इन बैठकों के बाद दोनों ही पार्टियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और सवाल उठता है कि कब तक दोनों पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हंगामा होता रहेगा और फैसला कैसे हो सकेगा। महाराष्ट्र विधानसभा से ठीक पहले कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का पेच एक बार फिर से सीट बंटवारे के मुद्दे को लेकर फंस गया है। लगातार बैठकों का दौर जो है दोनों ही पार्टियों के बीच फेल होता नजर आ रहा है। देर रात तक चली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के वर्षा बंगले पर बैठक भी बेनतीजा निकली और जिसके बाद सुबह में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने मुलाकात की, लेकिन मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता नारायण राणे ने ये साफ कर दिया कि बैठक जो है वो बेनतीजा निकली है, जिसके बाद आज देर शाम एक बार फिर से दोनों ही पार्टियों के जो आला नेता हैं वो एक बार फिर से सीट बंटवारे के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बैठक करेंगे और इस मीटिंग के बाद जो है ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद की जा रही है कि किसी न किसी निष्कर्ष पर दोनों ही पार्टियां पहुंच सकती हैं। आपको बता दें कि एनसीपी 144 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी को 124 सीट देना चाहती है, 124 सीट पर उनसे चुनाव लड़वाना चाहती है। लेकिन एनसीपी लगातार इस बात का हवाला देती रही है कि लोकसभा चुनाव जो पिछले महीने हुए उसमें एनसीपी का कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन रहा है। एनसीपी ने 4 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महज 2 ही सीटें हासिल की थी, जिसके बाद एनसीपी लगातार कांग्रेस पर यह दबाव बना रही है कि वो इन चुनावों में भी कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकती है और उन्हें आधा हिस्सा जो है यानी कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 144 सीटें एनसीपी को मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है अपनी बात पर अड़ी हुई है और आधी सीटें एनसीपी को नहीं देना चाहती, जिसके बाद कांग्रेस ने जो फॉर्मूला एनसीपी के सामने रखा है वो 124 सीटें एनसीपी को देने की बात करता है। हमारी जो भी हमने मांग की है वो पहले भी आप सभी को जानकारी है, हमने पब्लिकली कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमने वहाँ बात अलग की और पब्लिक में अलग की है। जो बात हमारी है उसी पर हम कायम है और जहाँ तक चर्चा का सवाल है बहुत सारे और पहलुओं पर भी हमने चर्चा की है और कांग्रेस के ओर से हमको ये सूचना की गई कि अब जो भी आपने बात की है हम फिर दिल्ली जहां भी उनको जिस तरह से भी बात करना हो वो करेंगे। लगातार जिस तरह से मीटिंगों का दौर फेल होता नजर आ रहा है तो साफ तौर पर ये बात इस ओर इशारा करती है कि 15 साल पुराना जो कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है वो किस हद तक महाराष्ट्र विधानसभा महज अब जब कुछ ही दिन दूर हैं तो किस हद तक कायम रह पाएगा। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं वो ये साफ तौर पर मानते हैं कि देर शाम जो कांग्रेस और एनसीपी के आला नेताओं के बीच होने वाली बैठक है उसमें सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो सकता है, उस पर
कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर निकल जाएगा। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में ये इस बात पर डिसीजन दोनों ही पार्टियां ले सकती हैं कि कितनी सीटें किसको मिलेंगी और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन विनोद गुप्ता के साथ आसिफ रिजवी, P7 न्यूज़, मुंबई। तो जो हाल बीजेपी शिवसेना गठबंधन का है वही कांग्रेस और एनसीपी अलायंस का भी है। मुख्यमंत्री चौहान के घर आज हुई बैठक के भी बेनतीजा साबित होने के बाद अब सुलह की संभावना और कम हो गई है। बैठक के बाद नारायण राणे ने कहा है कि आज रात फिर 8:30 बजे मीटिंग होनी है और इस बारे में कोई अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पृथ्वी चौहान या फिर माणिकराव ठाकरे करेंगे। काफी लोग को अलग अलग जगह मीटिंग थी, करीब पूरी बातें नहीं हो सकी है और कुछ बातें हमें दिल्ली से बातचीत करना है। उन्होंने जो मुद्दा रखा है उस पर दिल्ली से बातचीत करना है, इसलिए वो मीटिंग अधूरी रह गई, वो शाम को हो जाएगी। वो मुद्दे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री या माणिकराव ठाकरे बोलेंगे। तो नारायण राणे को सुलह की उम्मीद है, पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साफ साफ कहा है कि उनकी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है और कैंडिडेट के नाम पर विचार भी कर लिया गया है और अगर बात नहीं बनती है तो पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में उतर सकती है। हमने पूरी अपनी कंटिंजेंसी तैयारी कर ली है कि अगर नहीं होता गठबंधन तो क्या करेंगे। जैसे कि मैं समझता हूं कि सभी पार्टी ने की है कि अपनी तैयारी, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारी तरफ से संपर्क वरिष्ठ स्तर पर चल रहा है और कुछ हमने प्रस्ताव भी रखा है जो प्रकट रूप से मैं नहीं चर्चा करूंगा, वो हमेशा आप सामने सामने चर्चा में ही उसकी बात होगी। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हल निकले, लेकिन अगर कोई पूर्वग्रह बना के चर्चा करता है तो फिर हल निकलने की संभावना कम होती है। इसलिए अगर खुले मन से अगर हम आगे बैठे, ओपन माइंड से हम अगर चर्चा करें तो शायद हल निकल सकता है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।